देखिए आपका प्रश्न नंबर 26, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 है कि एक दो अंकों की संख्या अंकों के योगफल की 4 गुना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 8 का संख्या पद्धति भाग नंबर 8 के मैंने आपको सवाल करा दिए हैं 25 तक। 25 का मतलब ये है कि आपके पास अभी तक नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 8 के 3 लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये अंतिम और चौथा लेक्चर है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 की। एक दो अंकों की संख्या अंकों के योगफल की 4 गुनी और अंकों के गुणनफल के 3 गुने के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच क्या अंतर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी संख्या के अंकों के अंतर या योगफल की बात की जाती है तो वहां पर हमें सवाल को एक सही मेथड से करना होता है, अर्थात यह प्रश्न आपका ऑप्शन से नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। दो अंकों की संख्या, हम लोग जानते हैं कि आपके पास दो अंकों की संख्या 10x प्लस होती है 22। यदि मैं किसी भी दो अंकों की संख्या की बात करूंगा तो वो 10x प्लस 22 होगा। यहाँ पर दो बातें कही जाती हैं। करें कि यह संख्या अपने अंकों के योगफल की 4 गुनी है तो x प्लस वाई की कितनी गुनी है 4। दो अंकों की संख्या हमेशा 10x प्लस 22 के फॉर्म में मानी जाती है। कह रहे कि यह संख्या अपने अंकों के योगफल की 4 गुनी है तो x प्लस 22 इंटू 4 हो गया। फिर एक बात आगे और कही जाती है कि यही संख्या अर्थात 10x प्लस कितना होगा 22। कह रहे कि यही संख्या अर्थात 10x प्लस 22 यह संख्या अपने अंकों के गुणनफल की, अंकों का गुणनफल होगा x गुणा y। इसकी कितनी गुनी है, इसकी 3 गुनी है। प्रश्न एक बार दोबारा आप देखेंगे कि संख्या जो 10x प्लस 22 है वो अंकों के योगफल की 4 गुनी है और यही संख्या 10x प्लस 22 अर्थात मूल संख्या अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। तो पहले मैं इसे हल करता हूं। देखिए तो यहां से आपके पास है 10x प्लस 22 बराबर हो जाएगा 4x प्लस कितना होगा 4y। मैं 10 में से 4 घटाता हूं तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि 6x बराबर कितना होगा 3y। हम 3 से इसे भाग लगाते हैं तो आपके पास 2x बराबर कितना होगा 22। आपके पास 2x बराबर 22 हो गया। हम लोग एक काम करते हैं कि 22 का मान उठाकर 2x उधर लगाते हैं। मैं जैसे ही 22 का मान उठाकर 2x उधर लगाता हूं तो 22 का मान 2x हम लोग पुट कर रहे हैं तो 10x प्लस 2x बराबर आपके पास ये हुआ x। 22 का मान 2x लगा रहे हैं। 22 का मान 2x लगाते हैं तो 10 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 12x और ये हो जाएगा 3 दूनी आपके पास 6x इंटू x। x से हम लोग x कैंसिल करते हैं, 6 दूनी काटते हैं 12। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि x का मान 2 हो गया। मैं x का मान 2 यहां लगाता हूं तो आपके पास 22 का मान 4। x हम लोग कहते हैं जो इस अंक दाईं वाला होता है और 22 हम लोग मानते हैं जो अंक इकाई वाला होता है। तो प्रश्न में कहा जाता है कि संख्या के दशम स्थान, दशम का मतलब दाईं होता है तो दाईं वाला अंक हमारे पास x है। दशम कहे दाईं कहे एक ही बात है। तो संख्या के दशम का स्थान और संख्या के प्रथम स्थान होता है इकाई वाला तो x माइनस वाई आपसे कहा है। दशम होता है दाईं और प्रथम होता है आपके पास इकाई। तो आपसे प्रश्न में डिफरेंस बिटवीन x एंड y अर्थात x और y के मध्य अंतर की आपसे बात कही जाती है। तो x का मान 2 लगाते हैं, y का मान 4 है तो इन दोनों में अंतर जो हुआ वो -2 हुआ। तो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी -2 आपका आंसर हो गया है। प्रश्न नंबर देखिए 27। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे व्यक्तिगत बताकर भी प्रश्न का सॉल्यूशन मांग सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 27। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी। हम लोग जानते हैं कि कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है 10x प्लस 22। किसी भी 2 अंकों की संख्या के तौर पर एक मूल संख्या के लिए हमेशा 10x प्लस 22 मानते हैं। तो संख्या आपके पास 10x प्लस 22 है।
संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब 10y प्लस एक्स है। मूल संख्या 10x प्लस वाई है, हम लोग संख्या के अंक पलटेंगे तो 10y प्लस एक्स होगा। 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स कहा, दोनों को जोड़ दो, मतलब मूल संख्या में अंकों को पलटकर बनी संख्या के जोड़ने की बात आपसे कर रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे। मैं जैसे ही दोनों को जोड़ूंगा तो ये 11x प्लस होगा 11y। मैं सवाल में अल्टीमेटली यहाँ से 11 कॉमन लेता हूँ तो ये x प्लस कितना होगा y। मूल संख्या में अंकों को पलटकर बनी संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जैसे हम लोग जोड़ते हैं हमने देखा कि 11 कॉमन है, तो आपके एक बात समझ में आ रही है कि 11 कॉमन है तो 11 गुणा x प्लस कितना होगा y। इसका मतलब यह है कि कोष्टक के बाहर कितना लिखा है 11। तो आपको एक बात और समझनी है, यदि इस कोष्टक के बाहर 11 लिखा है तो आप x और y का मान कुछ भी लगाते रहेंगे, ये संख्या हमेशा 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि 11 के मान पर फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर कोष्टक के मान पर फर्क पड़ेगा। आप x और y का मान कुछ भी लगाते हैं, तो ये जब इसके अंदर 11 गुणा एक फैक्टर है, इस पूरे मान के अंदर 11 एक फैक्टर के रूप में है, तो ये संख्या जो हमेशा कटेगी वो किससे कटेगी? 11 से। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर हुआ 11। आपके प्रश्न का सही उत्तर जो हुआ वो 12 हुआ, सॉरी 11 हो गया। अगला देखिए कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से करेंगे तो ये बेहतर साबित होगा। प्रश्न नंबर देखिए आपके पास 28 के दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या, हम लोग एक काम करते हैं कि सवाल को ऑप्शन से करते हैं। 24 के बाद 36 आता है, 24, 36, 48 और आपके पास 63। 24, 36, 48 और 63। प्रश्न में कहा जाता है कि वह हर संख्या मेरे सवाल का उत्तर हो सकती है या आंसर हो सकती है जो पहली कंडीशन को फॉलो करेगी। तो इसमें कहा जाता है कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का दोगुना है। ये बात बिल्कुल सही है 24 में, क्योंकि 24 में जो इकाई वाला अंक है वो 4 है, जो कि 2 का दुगना है, तो 24 आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है। वो हर संख्या मेरे प्रश्न का उत्तर हो सकती है जिसमें इकाई वाला जो अंक है वो दहाई वाले का दुगना है, तो 2 दूनी 4 सही है। यहाँ 3 दूनी 6 ये भी सही है, और यहाँ पर 4 दूनी 8 ये भी सही है। इकाई वाला अंक दहाई वाले का दुगना होना चाहिए। इकाई वाला जो अंक है वो दहाई वाले का दुगना होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन चौथे वाले में ऐसा नहीं है, जबकि दहाई वाला दुगना है इकाई वाले का। उसने हमसे कहा है कि इकाई का नंबर दहाई के नंबर से दुगना है, तो सही है। ये हमारे पास 3 ऑप्शन बचे जो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, 24, 36 और आपके पास 48। हम इसमें एक काम करेंगे कि 24 के अंकों को पलटते हैं। जब मैं संख्या के अंक पलटता हूं तो मैं 24 के अंकों को पलटता हूं तो 24 का उल्टा हो जाता है 42। इसने हमसे कहा 24 और आपके पास 42, नई संख्या पुरानी से 27 ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं क्या वास्तव में ये 27 ज़्यादा है। तो 24 और 42 में जो फर्क है वो आपके पास 18 का है। नई वाली संख्या पुरानी वाली से 27 नहीं 18 ज़्यादा है, जबकि इसे 27 ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमारे प्रश्न का उत्तर वह संख्या होगी जिसमें नई संख्या पुरानी वाली के रेस्पेक्ट में 18 ज़्यादा हो, सॉरी 27 ज़्यादा हो, जबकि ये 18 हो रहा है। 36 का उल्टा करेंगे 63, 36 का हम लोग उल्टा करेंगे 63 हो गया। 36 का हम लोग उल्टा करेंगे तो ये कितना होगा? 63। इन दोनों में जो फर्क है वो कितने का है? 27 का। बिल्कुल सही है। नई वाली जो संख्या है वो पुरानी वाली संख्या से कितनी फालतू है? 27। नई वाली जो संख्या है वो पुरानी वाली संख्या से 27 ज़्यादा है, और जैसा हमसे कहा गया था इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो आपके पास कितना हो जाता है? 36। क्योंकि 36 के हमने अंक पलटे तो ये 63 हो रहा है, और 63 का मान वास्तव में पुरानी संख्या के रेस्पेक्ट में 27 ज़्यादा है।
जैसा हमें चाहिए था वैसा मिला, तो हमारे प्रश्न का उत्तर कितना हुआ? 36 हो गया। अब मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपके लिए 5 सवाल इसी सीट में 3 अंकों की संख्याओं के लेकर आया था। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का कंसेप्ट क्या होता है। कोई भी 3 अंकों वाली संख्या का मानक रूप क्या है, या वो संख्या कैसे बनकर आती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक संख्या मेरे पास 364 है, जैसे मैं कहता हूं एक संख्या मेरे पास 364 है, तो 364 जो संख्या बनी होगी इसमें इकाई पर है 4, दहाई पर है 6 और सैकड़े पर है 3। इसका मतलब है कि 364 में एक संख्या मेरे पास 364 है, इसमें इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 6 है और सैकड़े का अंक 3 है। तो ये 3 से 6 से 4 से 364 कैसे बनी है। अर्थात हमारे पास अगर किसी संख्या के 3 अंक दिए हो तो वो संख्या कैसे बनेगी आपको समझना है। 364 का मतलब होगा 300 प्लस 60 प्लस कितना होगा 4। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई संख्या लिखी आपको समझाने के लिए कि इसका मानक रूप क्या बनकर आता है किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का। तो हम लोग बात करेंगे 300 प्लस 60 प्लस 4। 300 का मतलब होगा 100 गुणा 3, 60 का मतलब होगा 10 गुणा 6 प्लस ये हो जाएगा 4। ये मैंने इसका पूरा विस्तार कर दिया। हम जानते हैं कि 3 वो अंक है जो सैकड़े पर लिखा है, 6 वो अंक है जो दहाई पर लिखा था और 4 वो अंक है जो इकाई पर लिखा था। तो एक फॉर्मूला बन जाता है। तो यदि मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी 3 अंकों वाली संख्या में 3 अंक होते हैं, यदि मैं आपसे कहता हूं कि सैकड़े वाला अंक x है, मैं आपसे कहता हूं दहाई वाला अंक y है, और मैं आपसे कहता हूं कि जो इकाई वाला अंक है वो आपके पास z है। यदि किसी संख्या में सैकड़े पर x है और दहाई पर y है और इकाई पर z है, यदि किसी संख्या में 3 अंक है, क्योंकि 3 अंकों वाली संख्या है तो 3 अंक होंगे, उसके नाम होते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो वो संख्या कैसे बनती है कि 100 गुणा सैकड़ा प्लस 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। इसका मतलब है कि अगर मैं इस संख्या के एक मानक रूप की बात करूंगा तो ये होगा 100 गुणा सैकड़ा प्लस होगा आपके पास 10 गुणा दहाई और प्लस आपके पास होगा इकाई। 3 अंकों वाली संख्या कुछ इस तरह से बनकर आती है कि 100 गुणा सैकड़ा 10 गुणा दहाई प्लस होता है आपके पास इकाई। तो आप किसी भी 3 अंकों वाली संख्या को मानना और उसका मानक रूप जान गए हैं कि कोई भी 3 अंकों वाली संख्या का मानक रूप क्या होता है कि 100 गुणा सैकड़े का अंक प्लस 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब बात आती है कि इस संख्या के अंक कैसे पलटे जाते हैं। तो किसी भी 3 अंकों वाली संख्या के अंक नॉर्मली कई तरह से हम लोग पलट सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कैसे पलटे जाते हैं ये आपको देखना है। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक संख्या मेरे पास 234 है, कि 3 अंकों की संख्या मेरे पास 234 है। मैं आपसे कहूं कि इस संख्या के अंक पलट जाते हैं या इस संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो केवल देखिए अगर मैं इस संख्या के अंक उल्टूंगा तो ये हो जाता है आपके पास 432। एक संख्या मेरे पास 234 है, इस संख्या के मैंने अंक पलटे हैं, तो 234 के अगर मैं अंक उल्टूंगा तो वो 432 होगा। यदि किसी 3 अंकों वाली संख्या के सामान्य तौर पर अगर अंक पलटे जाते हैं तो इकाई वाला जो अंक है वो सैकड़े की जगह आ जाता है और सैकड़े वाला जो अंक है वो इकाई की जगह आता है, जबकि दहाई वाले अंक की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो रही इसकी सामान्य स्थिति। किसी भी 3 अंकों वाली संख्या के अगर हम अंक पलटेंगे तो इकाई वाला सैकड़े की जगह और सैकड़े वाला इकाई की जगह आता है। ये रहा इसका सामान्य केस। और यदि प्रश्न में केवल इतना आपसे बोले कि संख्या के अंक पलट दो तो ये तरीका है। और यदि वो आपसे कोई विशिष्टता की बात करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक संख्या हम लोग लेते हैं आपको समझाने के लिए, एक संख्या हमने ली है 467, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं सवाल समझाने के लिए, ठीक है। तो एक संख्या हमने ली है 467, आपसे कहता है कि इस संख्या के विशिष्ट कहेगा, आपसे कहेगा कि इस संख्या के इकाई और दहाई के अंक बदलिए। तो जब वो इकाई और दहाई के अंक बदलने के लिए कहेगा तो मैं सैकड़े वाले अंक से कोई भी मतलब मुझे नहीं रहता है। इकाई और दहाई के कहे हैं तो इकाई वाला दहाई की जगह और दहाई वाला इकाई की जगह।
कई तरह से इसके अंक बदल सकते हैं, लेकिन सामान्य वही है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 29। किसी चीज को समझाने में वक्त ज्यादा जाता है और रटवाने में वक्त कम जाता है। प्रश्न नंबर देखिए 29 के 3 अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थानों को आपस में बदल रहे हैं। तो नई संख्या मूल संख्या से इतनी अधिक है तो अंतिम 2 अंकों में कितना अंतर होगा। देखिए इस संख्या का हम लोगों ने सैकड़े वाला अंक ए माना है और दहाई वाला जो अंक माना वो बी माना है और इकाई वाला अंक सी माना है। सवाल है कि सैकड़े का अंक ए माना है, दहाई वाला अंक बी माना, इकाई वाला सी माना है। तो सामान्य जो संख्या बनेगी वो आपके पास होगी 100 गुणा सैकड़ा प्लस होगा 10 गुणा दहाई और प्लस होगा इकाई। कोई भी 3 अंकों वाली संख्या ऐसे बनती है यदि उसके अंक आपके पास है तब। 100 गुणा सैकड़ा प्लस 10 गुणा दहाई प्लस इकाई, कोई भी 3 अंकों वाली संख्या कुछ इस तरह से बनकर आपके सामने आती है। उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं क्या कहा है। यदि अंकों को अदल बदल कर दें, लेकिन देखना होगा क्या कहा है। यदि 3 अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक है हमारे पास इकाई वाला और दहाई वाला। अंतिम 2 अंक हमारे पास, देखो ये संख्या हमारे पास कौन सी है, मूल वाली। ये संख्या मूल वाली है और ये संख्या वो है जो अंकों को पलटकर बनेगी। लेकिन अंकों के पलटने का तरीका इसने बोला है हमसे कि संख्या के केवल अंतिम के 2 अंक पलटो। तो अंतिम के 2 अंक होते हैं इकाई वाला और दहाई वाला। तो हम लोग सैकड़े वाले अंक से कुछ नहीं कहेंगे, ये हो जाएगा 10c प्लस कितना हो जाएगा b। सवाल है कि मूल संख्या ये है, अंक पलटने का क्या तरीका बनेगा वो प्रश्न बताएगा। प्रश्न में कहा है कि केवल अंतिम 2 अंकों को उलटिए, तो मैं सैकड़े वाले अंक से कुछ नहीं कहूंगा। अंतिम 2 अंकों को हम लोग उल्टेंगे तो इकाई वाला दहाई की जगह और दहाई वाला इकाई की जगह। ये संख्या मूल वाली है और ये संख्या नई वाली है। क्या कहा पढ़ना होगा, नई संख्या मूल संख्या से इतनी अधिक है, मतलब ये वाली संख्या ज्यादा है और ये वाली संख्या कम है। तो अंतर निकाल लेते हैं। देखो ये वाली जो संख्या नीचे लिखी है 100 प्लस 10c प्लस b, ये वाली संख्या नई है और ये वाली जो संख्या है 100 प्लस 10b प्लस c, 100 प्लस 10c प्लस b, ये संख्या कौन सी देख रहे हैं, नई वाली है और ये वाली संख्या बाद वाली है। आप कहेंगे कि आपने नई वाली संख्या को पहले क्यों रखा। नई वाली संख्या को पहले इसलिए रखा क्योंकि वो नई वाली जो संख्या है वो मूल संख्या से ज्यादा है। नई वाली संख्या ज्यादा है, जो वैल्यू ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसे पहले रखते हैं और जो कम होती है उसे बाद में रखते हैं। ठीक है, तो नई वाली संख्या और पुरानी वाली में जो डिफरेंस है वो आपके पास कितने का है, 54 का। हम लोग इसे हल करेंगे तो हल करने पर 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ये आपके पास 10c है तो ये आपके पास बचेगा 9c और माइनस कितना बचेगा 9b। अंदर माइनस का एंट्री करेंगे और माइनस को खोलेंगे तो a वाले से a वाले कट जाएंगे, b वाले अपने में एडजस्ट हो जाएंगे और c वालों का भी ऐसी रहेगा। 10c में से c गया तो 9c और ये b है और ये 10b माइनस का है तो ये हो जाएगा आपके पास 9c माइनस 9b बराबर 54। हम यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो c माइनस b बराबर कितना होगा, 6। देखते हैं क्या बोला है, अंतिम 2 अंकों में अंतर। तो अंतिम 2 अंक यही तो होते हैं दहाई वाला और इकाई वाला। अंतिम 2 अंक यही होते हैं दहाई वाला और इकाई वाला। तो दहाई वाला और इकाई वाले अंकों में अंतर कितने का है, 6 का। दहाई वाले और इकाई वालों में अंतर 6 का है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ है। प्रश्न नंबर देखिए आपके पास 30 कैसे होगा। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 30। प्रश्न नंबर 30 है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक। तो बेहतर क्या है, बेहतर हमेशा यही रहता है कि आप लोग संख्या को अपने ही फॉर्मेट में माने। यदि 2 अंकों का सवाल है तो हमेशा अंकों का जिक्र बाद में, कि इसका गुना, कि अंक इकाई का इतने गुना, दाई का इतना कम, ये बाद में। अगर मैं पहले ही अंकों को ऐसे मान के चलूंगा तो सवाल उलझ जाता है, गुणा भाग में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
तो बेहतर क्या है कि हम यदि 2 अंकों का सवाल है तो 10x प्लस वाई की फॉर्म में मानेंगे, और अगर 3 अंकों का सवाल है तो हमेशा 100a प्लस 10b प्लस c, ये मूल संख्या हो गई जिसमें सैकड़े पर a है, दाईं पर b है और इकाई पर c है। अगली कार्यवाही क्या है, यदि अंकों को उलट देते हैं, तो इसमें सामान्य हमसे बोला है कि यदि अंकों को उलट देते हैं, जब किसी 3 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटते हैं, यदि किसी 3 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटते हैं, सामान्य केस में यदि उस सवाल में अंकों को पलटने के सिलसिले में अगर विशिष्टता ना हो तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि केवल इकाई वाला सैकड़े पर, सैकड़े वाला इकाई पहुंचेगा, दाईं वाले अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसके अंक पलटेंगे तो ये हो जाएगा 100c प्लस कितना होगा 10b और प्लस कितना होगा a। 100c प्लस 10b प्लस कितना हो जाएगा आपके पास a। आगे देखते हैं, तो वह संख्या 396 से कम हो जाती है। करें कि मूल संख्या हमारे पास ये है और बाद वाली संख्या ये है, तो उसने कहा है कि बाद वाली संख्या कम है, अंक पलटने पर संख्या कम हो जाती है, तो मतलब नई संख्या कम है। तो जब नई संख्या कम होगी तो पुरानी वाली को रखते हैं पहले, 100a प्लस कितना होगा 10b और प्लस कितना होगा c, और हमारे पास नई संख्या होगी 100c प्लस कितना होगा 10b और प्लस कितना होगा a। इन दोनों में कितना फर्क है, 100a प्लस 10b प्लस c और 100c प्लस, क्योंकि ये संख्या कौन सी है, पहले वाली, और ये संख्या है हमारे पास बाद वाली। उसने कहा है कि बाद वाली संख्या कम है, जब बाद वाली कम है तो पहले वाली ज्यादा होगी, और जो वैल्यू ज्यादा होता है उस वैल्यू को हमेशा पहले रखते हैं। कितनी कम है, 396। 396 396 का फर्क आ रहा है, 396 का डिफरेंस आ रहा है। अब 396 का हम लोग फर्क देखते हैं, तो देखो 10b से 10b कट जाएगा, ये 100a में से a घटेगा तो ये बचेगा आपके पास 99a और माइनस बचेगा 99c बराबर होगा 396। हम लोग यहाँ से 99 कॉमन लेते हैं, तो 99 से इसे हल करेंगे तो a माइनस c बराबर 4। a अंक है सैकड़े वाला और c अंक है इकाई वाला। ऊपर जब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं कि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान का दोगुना है, करें कि सैकड़े वाला जो अंक है, सैकड़े वाला अंक कौन सा, a है, कि इकाई वाले का दुगना है, तो इसका मतलब a बराबर 2c हो गया। सैकड़े वाला जो अंक है वो इकाई वाले का दुगना है, तो a बराबर 2c हो गया, 2c और माइनस c बराबर 4, तो c बराबर कितना होगा 4। सैकड़े का जो नंबर है, सैकड़े का जो नंबर a है वो इकाई का दुगना है, तो a बराबर 2c हुआ। अब a बराबर 2c हुआ तो c बराबर 4 हुआ। मैं c बराबर 4 यहाँ लगाता हूँ तो इसका मतलब a का मान 8 हुआ। और हमारे पास केवल 3 ही नंबर हैं, पहला नंबर a है, दूसरा नंबर है आपके पास b, तीसरा c है। इन तीनों के योगफल का जो मान दिया है, इन तीनों के योगफल का जो मान दिया वो 18 दिया है। इन तीनों के योगफल का जो मान दिया है वो 18 दिया है। a का मान 8 लगाते हैं प्लस b, c का मान 4 लगाते हैं बराबर 18। सवाल को इतना बड़ा करना हमारी मजबूरी है। वजह क्या है, क्योंकि संख्या के अंकों का जिक्र है, ना कि संख्या का। संख्या का जिक्र होगा तो मैं आगे किसी भी सवाल में प्रश्न को इतना बड़ा नहीं करूंगा। हमसे आगे क्या कहा है, तो उस संख्या के सैकड़े वाले अंक, सैकड़ा वाला अंक हमारे पास a है, उस संख्या के दाईं वाला अंक हमारे पास b है। तो सैकड़े वाला जो अंक है वो आपके पास 8 है और b का मान 6 है। तो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2। 8 में से 6 गया तो 2 होगा। इस सवाल को दोबारा देखें, फिर देखें, फिर देखें, कई बार देखें तब अच्छा समझ में आएगा। प्रश्न नंबर देखिए 31। प्रश्न नंबर देखिए 31 कैसे होगा। 31 नंबर प्रश्न कैसे करेंगे।
यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दें तो नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तो मूल संख्या के इकाई अंक दिया है। देखिए, सैकड़े वाला अंक a माना, दहाई वाला अंक b माना और इकाई वाला जो अंक है वो आपके पास x है। उन्होंने खुद दिया है। सैकड़े का नंबर नहीं पता, आपने सैकड़े का नंबर a माना है, दहाई का नंबर b माना, इकाई का अंक खुद दिया है। तो संख्या बन जाती है 100a प्लस 10b और प्लस x। 100a प्लस 10b प्लस x, ये तो रही सवाल की मूल संख्या। 100 गुणा सैकड़ा a अपनी तरफ से माना है, 10 गुणा दहाई अपनी तरफ से माना है और इकाई पर x दिया है। फिर कहा जाता है कि इस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को बदलो, तो मतलब सैकड़े वाले अंक से हमें कुछ नहीं कहना। विशिष्टता वाली बात सवाल में कही जाती है तो हम लोग इसके अंक नहीं पलटेंगे। ये 100 हो गया। हमसे इसने कहा है कि इस संख्या की इकाई और दहाई के अंकों को पलटो, तो इकाई वाला होगा दहाई की जगह और दहाई वाला होगा इकाई की जगह। हम लोग आपके पीडीएफ पार्ट नंबर 8 का प्रश्न नंबर 31 कर रहे हैं। हमसे इसने कहा है कि वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। कहने का मतलब है कि देखिए, हमारे पास दोनों तरह की संख्या हो गई। कि जो नई वाली संख्या है ये पहले वाली से, ये जो नई वाली संख्या हमारे पास है, नई वाली संख्या जो हमारे पास है, नई वाली जो संख्या हमारे पास है वो पहले वाली संख्या से, नई वाली संख्या हमारे पास ये है और पहले वाली संख्या हमारे पास ये है, वह मूल संख्या से 63 अधिक है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारे पास 63 का है। 100 से 100 खत्म हो गया। 10x में से x गया तो ये बचेगा 9x और माइनस होगा 9b और बराबर होगा 63। x माइनस v बराबर कितना होगा 7। समीकरण नंबर 1 हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि x के मान क्या क्या संभव है, x के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अंकों में देखो, यहाँ पर जो x है वो एक अंक है। संख्या एक अंक से लेकर पता नहीं कितने अंकों तक हो सकती है, लेकिन अंक केवल, अगर मैं अंक की बात करूंगा तो आपके पास 10 तरह के अंक होते हैं। आपके पास किसी भी संख्या को बनाने के लिए केवल 10 तरह के अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। आप यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा x में से मैं क्या घटाऊंगा कि 7 आएगा। तो आपको यहाँ पर x का मान बड़े से बड़ा लेना है। तो x का सबसे बड़ा मान 9 हो सकता है। जब x का मान 9 लगाते हैं तो इसका मान 2 बराबर हो गया 7 सेटिस्फाई है। अंकों में सबसे बड़ा मान क्या है? 10 तो नहीं है ना, 10 तो संख्या होगी, तो सबसे बड़ा अंक 9 ही तो होगा। 9 के बाद होता है 8, 8 में से 1 गया 7, उसके बाद 7 लगाते हैं, 7 में से 0 गया 7। अब नीचे और नहीं आ सकते। आपको पता है कि किसी भी अंक का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर b का मान मैंने गिराते गिराते 0 कर लिया। तो x का मान क्या क्या संभव है? इसका मतलब है कि x का मान 9 हो सकता है, 8 हो सकता है और 7 हो सकता है। इस प्रश्न में इकाई के अंक पर x के लिए 3 अंक सामने आए हैं जो कि इसके संभव मान है, इसकी पॉसिबल वैल्यू है 9, 8 और 7। अब मैं आगे उन प्रश्नों की बात करूंगा जो बिना XY के या ABC के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या की बात कर रही है। यदि चाहे प्रश्न 2 अंकों की संख्या का हो या 3 का हो, अगर प्रश्न में चाहे प्रश्न 2 अंकों की संख्या का हो या 3 का हो, अगर प्रश्न में संख्या दी है तो उसका बेहतर तरीका है कि ऑप्शन से करें। 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 18 है। हम एक काम करते हैं, 864 432 613
468। सवाल में कहा जाता है कि ये 4 ऑप्शन है, मैं इन चारों को ट्राई करता हूं कि कौन सा उत्तर बनेगा। कह रहे कि 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 18 है, तो 8 से 14 और 4 18 उत्तर हो सकती है। 8 से 14 और 4 18 उत्तर हो सकती है, 4 3 7 दोनों उत्तर नहीं है। 18 जिसके अंकों का जोड़ होगा वह मेरे प्रश्न का उत्तर होगी, 4 3 7 दोनों मेरा उत्तर नहीं है। 6 3 9 और 1 10 ये भी नहीं है। 8 और 6 14 और 4 18 उत्तर है। सबसे पहले वाला ऑप्शन हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है, सबसे अंतिम ऑप्शन भी हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है। उसके दोनों किनारों पर के अंकों का योग बीच वाले का 2 गुना है। 8 और 4 कितना होगा? 12। बीच वाले का 2 गुना है। 8 और 4 12 हो गया, किनारे का मतलब 4 और 8। 8 और 4 12 है, ये 6 का 2 गुना है, ये भी करेक्ट है। 8 और 4 12 6 का 2 गुना है, ये भी करेक्ट है। अगली कंडीशन को पढ़ो। यदि संख्या के इकाई तथा सैकड़े के अंकों को आपस में अदल बदल दिया जाए, यदि संख्या के, देखो हम इसे बदलते हैं, कौन कौन से अंकों को कहा है? इकाई और सैकड़ा। मैं इसे बदलता हूं तो ये संख्या हो जाती है 468। सवाल है कि हमारे प्रश्न का उत्तर या तो 864 है या फिर 468 है, ये दोनों में से कोई उत्तर नहीं है। इन्होंने एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया है। मैं 864 को आंसर के तौर पर देखता हूं तो 864 का हम अंक बदलते हैं तो ये 468 है। इसने कहा है कि अंक पलटने पर वो संख्या आनी चाहिए जो मूल संख्या से 396 अधिक हो। क्या ये अधिक आपको लग रही है? कितना अधिक है ये मसला तो बाद में देख लेंगे, पहले ये बताओ क्या 468 इससे अधिक है? ये अधिक नहीं है तो उत्तर नहीं बनेगी। किसी प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हो, 3 गलत है तो चौथा डेफिनेटली उत्तर होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। 468 के हम लोग अंकों को पलटेंगे तो 864 हो गया। हम लोग देख लेते हैं क्या वास्तव में नई वाली संख्या पहले वाली से उतनी ही अधिक है जितना कहा जाता है। तो मैं 864 में और 448 में डिफरेंस देखता हूं तो डिफरेंस है 396 का, जैसा कि हमारे प्रश्न में कहा गया है। 864 468 से 396 ज्यादा है, जितना कहा गया था उतना ज्यादा है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गई 468। इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न नंबर 33। इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। 240, 105, 420, 501। 240, 105, 420, 501 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। 4 2 6 आंसर हो सकती है। 5 और 1 6 आंसर हो सकती है। 4 2 6 उत्तर हो सकती है। 5 और 1 6 सवाल का उत्तर होने के लिए सही है। आगे देखते हैं आगे क्या है। सवाल नंबर मैं 33 की बात कर रहा हूं कि वह संख्या मेरे प्रश्न का उत्तर होगी। वह संख्या मेरे प्रश्न का उत्तर होगी जो अंकों का योग 6 बता रही है। ये सभी अंकों का योग 6 बता रही है, उत्तर होने के लिए सही है। वह संख्या 5 से पूरी कटनी चाहिए। वह संख्या मेरे प्रश्न का उत्तर होगी जिसका अंतिम अंक, कह रहे कि संख्या 5 से कटनी चाहिए। मैं आपको 5 का रूल पहले ही बता चुका हूं। कोई भी संख्या 5 से तब कटती है जब उस संख्या के अंकों का जब उस संख्या का अंतिम अंक 5 से कटे, या अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, ये भी कह सकते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या डेफिनेटली 5 से कटेगी, जबकि 501 में ऐसा नहीं है, तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। संख्या का सैकड़े का अंक दाहिनी का दुगना हो। सैकड़े का अंक दाहिनी का दुगना हो, सैकड़े का तो दाहिनी का आधा है। सैकड़े का अंक दाहिनी का दुगना हो, बिल्कुल सही है। 2 दूनी 4, 420 ही आपका उत्तर है, बाकी औरों में ऐसा नहीं है। तो लेक्चर नंबर 8 आपका नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 8 का लेक्चर नंबर 4 है जो कि खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।